नमस्ते बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा चल रहा है और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स एल्काली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के ये ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड सेम फॉर्मूला है इनका। ये सारे सॉल्युबल होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ है ना, लेफ्ट टू राइट लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे मूव करते हैं। साइज इंक्रीज होने की वजह से ये हाइड्रोक्साइड इजीली रिमूव होते हैं आयंस के फॉर्म में, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। अब हम देखते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। इनके सबके फॉर्मूले सेम हैं। MOH ट्वाइस टाइप का फॉर्मूला है। ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो इनका भी वैसा ही है। बेसिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता जाता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द हाइड्रोक्साइड्स आर स्पेरिंगली soluble in water and solubility and basic strength increases from बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। इनमें बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसा है जिसको स्ट्रॉन्ग बेस माना जा सकता है, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सारे वीक बेस हैं। मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, जिसको एसिडिटी के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है या रेमेडिएशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन। एल्काली मेटल्स की हम पहले देख लें। ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड MH टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे ये सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके NaH। ये याद रखना, ये आयनिक नेचर का है। सोडियम पर प्लस का चार्ज है और हाइड्रोजन पर माइनस का चार्ज है, इसीलिए इसको हम हाइड्राइड बोल रहे हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल इस बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सारी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके और करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे कैल्शियम है तो CaH2, तो बाकी सारी मेटल्स भी MH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगी। ये ध्यान रखना, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं काफी एक्सप्लोजिव होते हैं और जरा सी नमी या ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में एक्सप्लोजिवली रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। देखो ये चीज भी ध्यान रखना कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड हैं वो कोवेलेंट नेचर के हैं, बाकी सारे हाइड्राइड हैं वो आयनिक नेचर के हैं। अब हम देखते हैं हेलोजन के साथ में रिएक्शन। ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स हमेशा MX टाइप के हैलाइड्स बनाएगी। ग्रुप सेकंड की मेटल्स हमेशा MX2 टाइप के हैलाइड्स बनाएगी। ये सारे हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं, हालांकि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कॉमन एनायन यानी हेलोजन के लिए अगर आप देखोगे मेटल्स में ऊपर से नीचे मूव करने पर साइज इंक्रीज होती जाती है, तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाता है या कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है। क्योंकि आपको पता है छोटी साइज की जो मेटल्स होगी उनके आयंस होंगे वो पोलैरिटी ज्यादा जनरेट करते हैं। फाजान्स रूल आप लोगों को ध्यान में आया होगा। या सिंपली आप यूं कह दीजिए कि ऊपर से नीचे मूव करने पर इनके हैलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। अब हम देखते हैं अल्काली मेटल्स की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ में। लिक्विड अमोनिया के साथ में ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाती है और कंडक्टिंग नेचर होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकती हैं क्योंकि इनके पास में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन के अंदर देखिए मेटल है वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन बनता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो अमोनिया के साथ में कंबाइन होकर के एक अमोनिएटेड NH3 जो Y आया है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ से आया, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्शन करते हैं। फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल में भी हम देखें उसी तरह का केस है। इसमें भी डीप ब्लू वो ज्यादा डीप ब्लू या यूं कह दीजिए कि वो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं और ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं।
इसके अंदर जो रिएक्शन है, क्योंकि ये डाइवेलेंट होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। x प्लस वाई, ध्यान देना यहाँ x प्लस वाई के बजाय x प्लस 2y आएगा। तो 2y क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, वहां पर 2 मोल्स यूज होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्काली मेटल्स। थोड़ा रिकॉल करो, रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हमने पढ़ी है, आपको याद आया होगा लिथियम स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजन क्या है? लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके केटायन बनाता है और एक्वस सॉल्यूशन में उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से वो स्टेबल भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, किसी और को रिड्यूस करता है, तो लिथियम स्ट्रोंगेस्ट है। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे ये वैल्यू ई नोट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, या जो रिड्यूसिंग पावर है वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इन सारे मेटल्स के अंदर केवल लिथियम है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा होती है ई नोट की वैल्यू। देखें हम पॉइंट्स, द अल्काली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप except lithium which is the strongest reducing agent. As the atomic size increases, it becomes easier to remove the outermost electron. Alkali metals are more reducing than alkaline earth metals. इसका रीजन आप लोगों को पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की कंपैरिजन में। फिर देखें हम रिड्यूसिंग नेचर कंटिन्यूड। ई नोट वैल्यू मेजर्स द रिड्यूसिंग पावर इन द ओवरऑल रिएक्शन। 3 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होता है। पहले तो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मेटल है उसको गैसियस फॉर्म में, या आप यूं कह दीजिए सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी देनी पड़ती है। फिर सेकंड वाला प्रोसेस है वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हमको एनर्जी देनी पड़ती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल जो गैसियस फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में है, उसको आयन के अंदर कन्वर्ट करना गैसियस फॉर्म में। फिर थर्ड वाला प्रोसेस जिसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी वाटर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होता है, पानी के अंदर डिसोल्व होगा तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ई नोट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। लिथियम के लिए जो बहुत छोटी साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, इसी वजह से ई नोट की वैल्यू नेगेटिव में इसकी सबसे ज्यादा है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, रेडिकल के एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कशन किया था एक बार, ओ लैब्स में भी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा। तो एक तो ड्राई एनालिसिस होती है और एक वेट एनालिसिस होती है। वेट एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर तरह के टेस्ट लगाते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं अलग अलग कलर के, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा केटायन है। इसी तरह से एक ड्राई टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, मेटल या उसका जो सोल्ट होता है उसको प्लेटिनम के वायर पर लेकर के बंसन बर्नर की फ्लेम पर उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उससे कलर शो होता है। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मेटल उसके अंदर है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप की वो रेडिएशन एमिट करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे हम मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको फ्लेम फोटोमेट्री बोला जाता है। तो all alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium give characteristic color in the flame test। अब ये अलग अलग जो कलर आप लोगों को दिख रहे हैं, लिथियम के लिए डीप रेड है, सोडियम येलो कलर शो करता है, पोटेशियम लाइलैक कलर शो करता है, मतलब पर्पल टाइप का कलर होता है वो। फिर रुबिडियम ब्लूइश रेड कलर और सीजियम ब्लू कलर। इसी तरह से एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर देखिए, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर और स्ट्रोंशियम ब्लड रेड कलर शो करता है, और बेरियम एप्पल ग्रीन। मैग्नीशियम और बेरिलियम क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर आ जाती है जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उसके लिए स्पेशल जो इक्विपमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये ड्राई एनालिसिस से भी हम
पर्टिकुलर किसी सैंपल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेटल उसके अंदर प्रेजेंट है, खास तौर से एल्काली और एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक